अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आपके 10th क्लास के साइंस हिस्सा अव्वल सबक नंबर 5 हरारत हीट, इसके पार्ट नंबर 2 में हम आज बाज़ इंजमाद यानी रिजिलेशन इस कंसेप्ट को समझेंगे। तो आइए समझते हैं इसको। बाज़ इंजमाद, आपने बर्फ़ का गोला तैयार करते हुए देखा होगा। बर्फ़ को घिस कर इसका बुरादा काड़ी के एक सिरे पर हाथ से दबाकर गोला तैयार किया जाता है। बर्फ़ के बुरादे का सख्त गोला किस तरह बनता है? बर्फ़ के दो टुकड़े एक के ऊपर एक रखकर दबाने से थोड़ी ही देर में वो टुकड़े सख्ती से एक दूसरे को चिपक जाते हैं। ये किस वजह से होता है? तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको एक छोटी सी सरगर्मी यहाँ पे दी हुई है। आइए अमल करके देखें इस उन्वान के तहत। यहाँ पे अशिया हैं: बर्फ़ की एक छोटी सिल, बारीक तार, दो हम वज़न बाट। तो ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी नहीं कि इतनी चीज़ें आपके पास हों। आपके पास अगर फ्रीज़र में मौजूद छोटे से इतने ऐसे साइज़ के बर्फ़ के टुकड़े होते हैं ना, जो आपकी हथेली में आसानी से समा सकते हैं, तो आप तांबे का तार जो सबसे बारीक होता है उसका एक तार लेके इसको दबा सकते हैं, इसको दोनों सिरों से। तो ये खुद फ़ौरन जो है चिपक जाएगा। ये मतलब बच्चे ये सरगर्मी को देख के ऐसे समझते हैं, मतलब जितनी भी छोटी छोटी सरगर्मियाँ आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुक में दी हुई हैं, उनके शक्ल और ये सब चीज़ें एपरेटस इतना देख के बच्चे समझ जाते हैं कि ये हम लोग घर पे ये इस तरह की सरगर्मी को अंजाम नहीं दे सकते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये छोटी सी सरगर्मियाँ आप, बहुत सी सरगर्मियाँ आप अपने घर पे भी अंजाम दे सकते हैं। इस तरह का बिल्कुल टेबल और ये बाट और ये इस तरह से सब चीज़ों का मौजूद होना ज़रूरी नहीं है। छोटा सा बर्फ़ का टुकड़ा, उसको आप तांबे का तार दबा सकते हैं दोनों उंगलियों से उस पर, और ये जो एक्टिविटी है वो आसानी से परफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए अमल क्या करना है। शक्ल 5.3 यानी ये वाली शक्ल। दिखाए हुए तरीके से बर्फ़ की सिल स्टैंड पर रखिए। एक तार के दोनों सिरों पर दो हम वज़न बाट रखकर बर्फ़ की सिल पर रखिए। मुशाहिदा कीजिए क्या होता है। तार के दोनों सिरों पर हम वज़न बाट बांध कर बर्फ़ की सिल पर रखने से तार आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ की सिल में गहराई तक धंसता चला जाता है। कुछ देर बाद तार बर्फ़ के सिल से बाहर नीचे गिरता है, फिर भी बर्फ़ के दो टुकड़े नहीं होते। यानी ये जो तार है ये अंदर धंसते 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 बर्फ़ के आर पार निकल गया, और बर्फ़ जो है बिल्कुल जैसे कि वैसा साबित मौजूद है। तार उसके आर पार गुजर गया, लेकिन बर्फ़ अभी भी साबित शक्ल में मौजूद है। ठीक है। दबाव की वजह से बर्फ़ का पिघलना और दबाव हटाने पर इसका फिर बर्फ़ बनना, इस अमल को ही बाज़ इंजमाद कहते हैं। देखिए, है ना, बाज़ का मतलब होता है दोबारा। बाज़ का मतलब होता है दोबारा। इससे पहले आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं सदाए बाज़ गश्त, सदाए बाज़ गश्त, है ना। अब और एक अल्फाज इसमें जो है लफ्ज़ इस्तेमाल होता है बाज़ आबाद करी। बाज़ आबाद करी, जैसे ज़लज़ला है, सैलाब हो जाता है, इसमें कई लोग के घर बर्बाद हो जाते हैं, तो बाज़ आबाद करी की जाती है ना। बाज़ यानी दोबारा, आबाद करी यानी आबाद करना इनको। तो बाज़ के मायने होते हैं दोबारा, और इंजमाद के मायने होते हैं जमना, है ना। इंजमाद के मायने क्या हो जाते हैं? जमना, यानी कि किसी माए का जम जाना उसे कहते हैं। ये जमना मतलब कोई गंगा जमुना सरस्वती वाली नदी नहीं है। ये जम जाना मतलब जो है किसी माए का ठोस हालत में तब्दील हो जाना, जिसे आम ज़बान में हम बोलते हैं ना जमना। और खोपरे के तेल के लिए हम बोलते हैं खोपरे का तेल जम गया, है ना। तो वो उस मीनिंग में ये बता रहा हूँ मैं कि इंजमाद के मायने क्या है? जमना, जम जाना। बाज़ का मतलब होता है दोबारा से। मतलब हो क्या रहा है इसमें कि जैसे ही दबाव इस पर डाला जा रहा है तो उतने हिस्से का बर्फ़ पानी में तब्दील हो रहा है। ठीक है, और जैसे ही वो उसमें से गुजर जा रहा है तो फ़ौरन दोबारा से क्या हो जा रहा है? वो बर्फ़ में तब्दील हो रहा है। तो इस अमल को कहते हैं बाज़ इंजमाद। आपको एग्ज़ाम में अगर ये शक्ल देकर सवाल पूछा तो आप इसमें लिखना चाहिए। ये शक्ल दे के आपको पूछ सकता है ये शक्ल कौन से साइंसी तसव्वुर को ज़ाहिर करती है? आप लिखेंगे ये बाज़ इंजमाद है। ये किस तरह अंजाम पाता है? तो आपको इस तरह के 3 नंबर का, जब भी शक्ल देकर सवाल पूछा जाता है तो आमतौर पर 3 नंबर के सवालात होते हैं। तो एक एक नंबर के 3 सवालात होते हैं इसमें, इस तरह का सवाल पूछा जाए तब। ठीक है। देखिए, दबाव की वजह से बर्फ़ का नुक्ता इंजमाद 0 से भी कम हो जाता है, 0 से भी कम। अब बर्फ़ का नुक्ता इंजमाद 0 डिग्री सेल्सियस है, तो हमको मालूम है 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन दबाव की वजह से क्या हो जाता है? 0 से भी कम हो जाता है वो। इसका मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ पानी बन जाता है, और दबाव हटाते ही नुक्ते इंजमाद फिर से 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और इस तरह
पानी फिर से बर्फ़ बन जाता है। अब देखिए, आइए दिमाग पर जोर देने के तहत आपको सवालात पूछे हुए हैं यहाँ पर दो। उसमें से ये जो पहला सवाल है, इस सवाल के जवाब में हमको इसकी पूरी वजाहत को समझना है। तो पहला सवाल क्या है, मुंदरजे बाला सरगर्मी में बर्फ़ की सिल से तार बाहर आता है फिर भी बर्फ़ के टुकड़े नहीं होते, ऐसा क्यों होता है? तो हमको समझना है कि इसके पीछे रीज़न क्या है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा डीपली समझते हैं। ये बर्फ़ है, ये बर्फ़ के ऊपर तांबे की बारीक तार से दबाव डाला जाए तब क्या होगा कि बर्फ़ के उस बारीक हिस्से पे जिस पे दबाव पड़ रहा है उसका नुक्ता पिघलाव दबाव की वजह से कम हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है नुक्ता इंजमाद, है ना। नुक्ता इंजमाद और नुक्ता पिघलाव एक ही चीज़ है ना। ये भी थोड़ा सा और मैं क्लियर कर देता हूँ, शायद पिछली वीडियो में भी मैंने ये बताया था कि पानी का नुक्ता इंजमाद 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और बर्फ़ का नुक्ता पिघलाव भी 0 डिग्री सेल्सियस है ना। तो यहाँ पे नुक्ता इंजमाद नुक्ता पिघलाव सेम ही बात है, तो 0 डिग्री सेल्सियस ये वाला। तो अब जैसे ही दबाव पड़ता है इतने हिस्से पे तो इसका नुक्ता पिघलाव क्या हो जाता है, दबाव की वजह से थोड़ी देर के लिए कम हो जाता है। ठीक है, तो अब उतने हिस्से का जो बर्फ़ है वो पानी बन जाता है। ठीक है, अब पानी बनने के बाद वो तार उसमें से आसानी से गुजर के आगे बढ़ जाती है, और जैसे ही आगे बढ़ती है तो आगे बर्फ़ वाला हिस्सा होता है, तो वो बर्फ़ पे फिर दबाव पड़ता है। ठीक है, अब दबाव पड़ने से वो थोड़ा सा उतना हिस्सा पिघल के पानी बन जाता है। पानी बनते ही वो तार जो है उसमें से आहिस्ता से गुजर जाता है, सरक जाता है और नीचे आता है। ठीक है, नीचे आने के बाद दोबारा से वो टच होता है बर्फ़ के ऊपर टच होते ही इस पर दबाव में इजाफा होता है। दबाव में इजाफा होते ही उसका नुक्ता पिघलाव कम होके वो थोड़ी देर के लिए जो है उतने वक्त के लिए पानी बन जाता है। पानी बनते ही तार दोबारा से इसमें गुजर जाती है। तो इस तरह से करते 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 ये बारीक तार बर्फ़ के अंदर जो है अंदर धंसता जाता है और आखिरकार बर्फ़ के आर पार निकल जाता है, लेकिन बर्फ़ साबित ही रहता है। क्योंकि जैसे ही उस पर प्रेशर दबाव पड़ता है तो सिर्फ उतनी हद तक वो थोड़ा सा हिस्सा पानी बन जाता है, और जब ये तार पानी के अंदर से गुजर जाता है, आगे बढ़ जाता है, तो वो पिघला हुआ हिस्सा दोबारा से बर्फ़ बन जाता है ना। क्या बन जाता है? दोबारा से बर्फ़ बन जाता है। तो अगला हिस्सा पानी बनता है और पिछला हिस्सा दोबारा से बर्फ़ बनता चलता है। ठीक है, और तार इसमें से आगे 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 गुजरता रहता है और इस तरह से ये तार आर पार हो जाता है, लेकिन बर्फ़ के सिल के 2 टुकड़े नहीं होते। तो ये चीज़ हमको समझना है। और उसके बाद जो है हरारत, 3 सवाल हैं देखिए यहाँ पर, है ना, मैं 2 बोल दिया था। हरारत मख्फ़ी का बाज़ इंजमा से क्या ताल्लुक़ है? हरारत मख्फ़ी से पहले की वीडियो में हमने देखे कि जो छुपी हुई हरारत होती है ना, जब जो है पानी बर्फ़ बनता है तो अपने अंदर की हरारत को खारिज करके बर्फ़ बनता है। ठीक है, और ये जो बर्फ़, इसको जब पानी बनना होता है तो ये हरारत जज्ब करता है। ये क्या होता है? हरारत जज्ब करता है। देखिए आप, इसको गर्मी देना पड़ती है, बर्फ़ को गर्मी देना पड़ती है, ऐसी हीट, धूप में रखिए या कहीं माहौल में रखिए इसको, तो ये हरारत जज्ब करेगा ये। ठीक है, और हरारत जज्ब करने के बाद फिर क्या बनेगा? वो पानी बनेगा। तो इसके अंदर जो हरारत छुपी हुई होती है उसे हरारत मख्फ़ी कहते हैं, है ना, हरारत मख्फ़ी, पिघलाव की हरारत मख्फ़ी। और पानी जब और गर्म किया जाता है, भाप बन जाता है, तो ये भाप की हरारत मख्फ़ी। तो ये हरारत उसके अंदर जो जज्ब हो जाती है, छुपी हुई हरारत, उसे कहते हैं हरारत मख्फ़ी। ठीक है, और बाज़ इंजमात तो जैसे कि हमने अभी देखा कि दबाव बनते ही, इस पर दबाव पड़ते ही बर्फ़ का पिघलना और दबाव हटाते ही दोबारा से बर्फ़ बनना, इसे कहते हैं बाज़ इंजमात। तो ये दोनों इस तरह से होते हैं। और उसके बाद जो है दोनों में रास्त क्या ताल्लुक़ है, इस ताल्लुक़ से आपको मज़ीद कोई मालूमात यहाँ पर नहीं दी हुई हैं डायरेक्ट इन दोनों में क्या रिलेशन है, बट दोनों का जो डिफरेंस है ये हम कह सकते हैं कि ये दोनों का इस तरह से मीनिंग है। अब तीसरा सवाल आपसे पूछा हुआ है, सतह समंदर से बुलंद मुकाम पर जाने पर पानी का नुक्ता जोश कम होता है, ये आपको मालूम है ना। सतह समंदर से जैसे जैसे बुलंदी पर हम जाएंगे तो पानी का नुक्ता जोश, यानी पानी जब उबलता है तो उसे कहते हैं नुक्ता जोश। तो हमारे ज़मीन पे आमतौर पे सतह समंदर पे कितना होता है? ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर आप जैसे जैसे बुलंदी पे जाएंगे इसका नुक्ता जोश कम होता है। जैसे आप हिमालय पहाड़ की चोटी पे जाके पानी, वहाँ पे जाने के बाद पानी को गर्म करेंगे और उबालेंगे तो वहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस नहीं रहेगा, इससे कम रहेगा, है ना। हो सकता है, मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ, मुमकिन है वो वहाँ पर 90 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लगे या 85-80 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगे, हो सकता है ना,
मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, लेकिन 100 पे तो नहीं, 100 से कम ही रहेगा ये, ठीक है। यानी कि बुलंदी पे जाने पे नुक्ता जोश कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। फिर सवाल क्या है ये आपको मालूम है। ऐसी हालत में शय के नुक्ता पिघलाव में क्या तब्दीली होगी, तो ये समझना है हमको कि दबाव, देखिए सतह, अच्छा नुक्ता जोश कम क्यों होता है ये सतह समंदर से बुलंदी पे जाने पे, क्योंकि हवा का दबाव कम हो जाता है ना, हवा का दबाव कम हो जाता है, जिसकी वजह से पानी का नुक्ता जोश भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। अब नुक्ता पिघलाव में क्या तब्दीली वाक़ई होती है, ये नुक्ता पिघलाव में जो तब्दीली वाक़ई होती है ये बिल्कुल उलट तब्दीली है, ठीक है। जैसे बुलंदी पर जाने पर नुक्ता जोश कम होता है, तो उसके बरखिलाफ़ बुलंदी पे जाने पर पानी का नुक्ता पिघलाव ज़्यादा हो जाए, क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, उसमें इजाफा हो जाता है, ठीक है। तो ये नुक्ता जोश और नुक्ता पिघलाव में जो असरात होते हैं ये मुख्तलिफ हैं, अलग अलग हैं। दबाव का जो असर होता है ना, देखिए प्रेशर, आप हायर क्लासेस में और स्टडी करने वाले हैं इसकी, आपको 11-12 में भी, नीट में भी इसके कंसेप्ट रहेंगे। तो दबाव का जो है मामला, दबाव के जो असरात होते हैं, है ना, जब दबाव पड़ता है तो उसके असरात होते हैं। तो नुक्ता पिघलाव, ठीक है, नुक्ता पिघलाव और नुक्ता जोश ये दोनों पे अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। दबाव के असरात, जैसे दबाव बढ़ाने से नुक्ता पिघलाव कम हो जाता है, दबाव बढ़ाने से नुक्ता पिघलाव कम हो जाता है, और दबाव बढ़ाने से नुक्ता जोश ज़्यादा हो जाता है। हाँ, ये दोनों अलग अलग है, देखिए, है ना। इसीलिए आप देखते हैं ना, प्रेशर कुकर जो होता है ना, ये है ना, ये सीटी और ये प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, उसकी वजह यह है कि प्रेशर कुकर में भाप को बंद करके रख दिया जाता है, जिसकी वजह से दबाव बढ़ जाता है ना, दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और दबाव बढ़ जाने की वजह से पानी का जो नुक्ता जोश है वो भी बढ़ जाता है। यानी अब पानी जो है, जो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा था बाहर, तो अब प्रेशर कुकर में दबाव बढ़ जाने की वजह से पानी अब 100 पे नहीं उबलने वाला, है ना। पानी अब 120 डिग्री सेल्सियस पे या 125 डिग्री सेल्सियस पे जोश खाएगा, वो उबलेगा, है ना, इतना ज़्यादा टेम्परेचर पे। तो अब इतना ज़्यादा जब हरारत के ऊपर ये पानी उबलेगा, तो पानी का जो अंदर का जो टेम्परेचर होगा वो 125 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। और इतने ज़्यादा दर्जे हरारत की वजह से खाना जल्दी से पक जाता है ना, खाना क्या होता है, जल्दी से पक जाता है, क्योंकि दबाव बढ़ने की वजह से नुक्ता जोश भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो हमने आज बड़ी डिटेल में इस चीज़ को समझे हैं कि दबाव बढ़ने से नुक्ता पिघलाव कम हो जाता है और नुक्ता जोश बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बाज़ इंजमात हैं, बाज़ इंजमात का जो कंसेप्ट है उसमें आपको क्या समझना है कि दबाव बढ़ने से नुक्ता पिघलाव कम हो जाता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ना। और किसे कहते हैं ये कि दबाव पड़ते ही बर्फ़ का पिघलना और दबाव हटाने पर फिर बर्फ़ बन जाना, इस अमल को क्या कहते हैं, बाज़ इंजमात, ठीक है। तो एग्ज़ाम में इस तरह से अलग अलग अंदाज से ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे।